क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए। ये जो शब्द संक्षारण है इसको इंग्लिश में कोरोजन कहा जाता है, ठीक है। और इसकी सुरक्षा के, इससे सुरक्षा के मतलब इससे बचने के उपाय बताइए। तो जो शब्द संक्षारण है इसको आप गांव घर की भाषा में समझिएगा, जंग लगना। जंग लगने को संक्षारण कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं लोहे पर जंग लग जाती है, तो क्या है, संक्षारण है। तो जब इसकी परिभाषा आप लिखेंगे तो बना के अपने शब्दों में लिखेंगे। कैसे कि जब धातुओं को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो धातुएं क्या होती हैं, वायु के संपर्क में नमी के कारण, जब धातुएं वायु के संपर्क में आती हैं तो नमी की वजह से उन पर एक परत जम जाती है जिसे हम जंग का लगना कहते हैं, और यही क्या है, संक्षारण। अब इसे बचने के उपाय, कई उपाय हैं। जैसे हम इसमें पेंट लगा देते हैं। आपने देखा होगा लोहे की कोई भी अलमारी है या टेबल है तो हम उसमें पेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जंग न लगे, संक्षारण न हो। तो ये कुछ उपाय हैं। अब इसी चीज़ को अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो देखिए हम हेडिंग डालेंगे उत्तर, और उत्तर में हेडिंग डालेंगे पहले संक्षारण। अब देखिए आप संक्षारण की परिभाषा कैसे लिखेंगे यहाँ पे। तो परिभाषा में आप लिखेंगे कि जब धातुएं वायु में खुला रखने पर नमी या अम्ल के प्रभाव में आती हैं तो उन पर एक परत जम जाती है जिसे जंग लगना कहते हैं। यही संक्षारण है। एग्जाम्पल में जैसे लोहे पर जंग लगना, और आप आगे लिख देंगे कि जो जंग का रासायनिक सूत्र है वो है Fe2O3। क्या लिखेंगे? जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। अब आगे आप लिखेंगे कि इससे बचने के उपाय क्या हैं। देखिए अगर जब आपसे पूछा जाए कि संक्षारण से बचने के उपाय क्या हैं तो ये पॉइंट लिख देंगे, आप हेडिंग डालेंगे संक्षारण से बचने के उपाय। नंबर 1 में लिखेंगे पेंट लगाकर या ग्रीज लगाकर। आपने देखा होगा कि ग्रीज लगाते हैं साइकिल वगैरह में, पेंट लगाते हैं लोहे की सामानों पर, और तेल भी लगाते हैं। तो पेंट लगाकर या ग्रीज लगाकर या तेल लगाकर लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाया जा सकता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे क्रोमियम का लेप करके, लिखा है क्रोमियम लेपन, और एनोडीकरण द्वारा भी लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है। लिखा है अयस्क व खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए और निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। किसकी? खनिज और अयस्क की। तो पहले हम खनिज और अयस्क की परिभाषा बताएंगे और फिर इन दोनों में अंतर बताएंगे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो खनिज क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें धातु या धातुओं के यौगिक हों। ये नेचर में मिलते हैं, ठीक है, प्रकृति में अपने आप, धातु के रूप में या धातुओं के यौगिक के रूप में। जैसे कोयला, लोहा, नमक, चूना पत्थर, बॉक्साइट आदि, ये सभी क्या हैं? खनिज हैं। अब अयस्क क्या है? अयस्क भी खनिज ही होता है, लेकिन ऐसा खनिज जिससे हम धातु को कम खर्चे में और आसानी से निकाल सकें उसे हम अयस्क कहते हैं। देखिए अयस्क की परिभाषा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अयस्क को इंग्लिश में ओर कहा जाता है। ये खनिज ही है एक प्रकार का। तो वही परिभाषा में हमने लिखा कि ऐसे खनिज जिनसे धातु को आसानी से और कम खर्चे में निकाल सकें उन्हें अयस्क कहा जाता है। सभी खनिज से धातु को आसानी से नहीं अलग कर सकते। तो जिस खनिज से धातु को आसानी से अलग नहीं कर सकते वो खनिज हुआ, लेकिन जिस खनिज से धातु को आसानी से और कम खर्चे में निकाल लें वो क्या हुआ? अयस्क हुआ। जैसे अयस्क का एग्जाम्पल एक आप याद कर लें, CuFeS2। इसको कापर पायराइड कहा जाता है और ये कापर का मुख्य अयस्क है। इसका मतलब कापर पायराइड से हम कापर निकालते हैं आसानी से और कम खर्चे में। दूसरा अयस्क का एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है ये लोहे का मुख्य अयस्क होता है जिसका कि रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। हम मैग्नेटाइट से लोहे को आसानी से और कम खर्चे में निकाल सकते हैं।
अब हम लिखेंगे कि खनिज और अयस्क में अंतर क्या है। इसके अलावा आप ध्यान रखें, क्योंकि अयस्क जो है ये खनिज का ही रूप है, तो इसलिए हर अयस्क क्या है, खनिज है। तो वही हमने लिखा है, प्रत्येक अयस्क जो है वो खनिज है। हर अयस्क को आप खनिज कह सकते हैं, लेकिन हर खनिज को अयस्क नहीं कह सकते। परंतु हर खनिज यानी प्रत्येक जो खनिज है वो अयस्क नहीं है। ठीक है, ये बात नोट्स में आप याद रखेंगे। देखिए, जब आपको खनिज और अयस्क में अंतर लिखना हो, जैसे आप कह रहा खनिज अयस्क में अंतर लिखो, तो पहला अंतर दोनों में वही परिभाषा उठा के लिख दोगे। जो खनिज के आपने परिभाषा में लिखी कि ये प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे चूना पत्थर, नमक, जो भी लिखा था परिभाषा में, और यहाँ पे अयस्क की उठा के पूरी परिभाषा लिख देंगे, तो ये आपका पहला अंतर बन जाएगा। दूसरा लिख दोगे पॉइंट खनिज वाले में कि सभी खनिज जो है ये अयस्क नहीं होते। इसमें लिख दोगे सभी अयस्क खनिज होते हैं। तीसरा में एग्जाम्पल लिख दोगे कि खनिज का एग्जाम्पल CuFeS2 है, अभी हमने बताया था। दूसरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो Fe3O4, जिसको मैग्नेटाइट कहते हैं, और अयस्क का एग्जाम्पल AgCl है, जिसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखाना है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए किसी की भी अगर आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है तो उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। तो जब हम सोडियम का दिखाएंगे तो ये पहली कक्षा नाभिक, ये Na सोडियम है, ये इसकी दूसरी कक्षा हुई। तो पहली कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिया और एक इलेक्ट्रॉन ये, और यहाँ पे माइनस लगा दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। दूसरी कक्षा में 8 रहेंगे क्योंकि दूसरी में सिर्फ 8 ही रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और सभी ये कैसे रहेंगे, माइनस। सभी के अंदर ऐसे माइनस बना देंगे, माइनस का चिन्ह अंदर। ठीक है, तो 2 8 10 कितने हो गए, 11। सॉरी, 2 8 10 हैं कितने, 11। तो एक बचा, ये एक कहाँ जाएगा, अगली कक्षा में। तो ये अगली कक्षा बनाएंगे और इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसे। ये हो गया माइनस। तो देखो 2 8 10 1 11, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये सोडियम का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बस ऐसे बना देंगे, पेपर में हो गया आपका। फिर ऑक्सीजन का कितना है, 8। तो जब ऑक्सीजन का आप बनाएंगे तो ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, ये माइनस बना दिया। ठीक है, फिर दूसरी कक्षा, अब ऑक्सीजन में कुल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली में 2 हो गए, तो बचे कितने, 6। तो जो 6 बचे कहाँ जाएंगे, दूसरी कक्षा में, क्योंकि दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन संरचना। ये आपका था सोडियम का। तीसरा आपका कौन है, मैग्नीशियम। तो ये पहली कक्षा हुई, इसमें 2 आ जाएंगे, दूसरी में 8 आ जाएंगे, 8 2 10, लेकिन 12 हैं, तो 2 बचेंगे, तो कहाँ जाएंगे, तीसरी कक्षा में। ठीक है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, पहली में 2,
दूसरी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 10, 12 हैं, 2 बचे, ये चले जाएंगे तीसरी कक्षा में। कहीं भी दिखा दो तीसरी में 1 1 2। तो ये हो गया किसका, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब आगे क्या कह रहा है दूसरे में, अब हम ये वाला करेंगे जिसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O और MgO का निर्माण दर्शाइए। कैसे बनता है ये दिखाना है। देखिए ये लिखा है Na2O, इसका मतलब Na सोडियम कितने हैं 2, तो एक सोडियम ये हुआ और एक सोडियम ये हुआ। तो जब निर्माण होता है किसी भी सूत्र का, तो जो उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो अभी अभी आपने देखा था, इसके पहले जब हमने चित्र बनाया था ये वाला, तो सोडियम की बाहरी कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। तो सोडियम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो सोडियम पे एक प्लस आ जाएगा, इसलिए यहाँ भी सोडियम पर एक प्लस, यहाँ भी सोडियम पर एक प्लस। ये क्यों है, क्योंकि सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है। अब ये Na2O क्रिया करेगा O से, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में अभी आपने देखा था ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 2 था, 8 था। पहली कक्षा में 2 थे इलेक्ट्रॉन थे और दूसरे में 6 थे। तो इस यहाँ पे 6 थे। ऑक्सीजन की जो दूसरी कक्षा थी मीन्स बाहरी कक्षा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे, ये हम डॉट से दिखा रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन थे। और स्थायित्व के लिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए, 8। तो ये जो सोडियम का एक फालतू का था वो इसने इसको दे दिया, तो ये प्लस आके कहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे। ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इस यहाँ पे, इसीलिए प्लस रहता है। इस सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब ये 6 पहले से 2 कितने हो गए, 8। तो Na ने अपना एक एक दे दिया, तो ये रह गया Na2। Na पे कोई बाहरी कक्षा में आवेश नहीं बचा, Na की कक्षा पूरी हो गई। और ऑक्सीजन में 6 होते हैं, 2 आ गए, तो 6 2 8, ये भी पूरा हो गया, तो हो गया Na2O। जैसे MgO दिखाना है, तो Mg की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है ऑक्सीजन को, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे के ये Mg+2 हो जाता है। और जो ऑक्सीजन होता है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्यों, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में थे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ले लेगा, तो 6 2 8 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 2 प्लस ये 2 माइनस, तो मिलके बन जाता है MgO। देखिए तीसरे में पूछ रहा है कि इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं। तो तीसरे में आयन लिखना है। तो देखिए सोडियम में कौन सा आयन है, सोडियम, और Na के ऊपर +1 होता है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। मैग्नीशियम के ऊपर +2 होता है। तो ये लिख दिया जाएगा तीसरे के आंसर में, जब पूछे कि इनमें कौन कौन से आयन उपस्थित हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन पर सरलता से, मतलब आसानी से जंग नहीं लगती है, कारण सहित लिखिए। मतलब अगर नहीं लगती तो क्यों नहीं लगती। तो आंसर में आप लिखेंगे Au, जिसको गोल्ड मतलब सोना कहते हैं, Pt प्लेटिनम, Cr क्रोमियम पर आसानी से जंग नहीं लगती। अब क्यों नहीं लगती, तो लिखेंगे क्योंकि इन धातुओं की क्रियाशीलता जो है वो बहुत कम होती है। ये जल्दी जल्दी क्रिया नहीं करती हैं ऑक्सीजन से, वायु से, इसलिए इन पर जंग भी आसानी से जल्दी जल्दी नहीं लगती।